सामाजिक विज्ञान, भूगोल। 1. संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संसाधनों का न्यासंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, या संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। 3. समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह कृषि की एक विधि है जिसमें किसान ढलान के क्षेत्र में पंक्ति तथा बांध बनाकर खेती करता है। इस तरह खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे पानी का प्रवाह का कोई प्रभाव तथा मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। 4. फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल-दल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है, जो मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखता है। जैसे कि गेहूं, कपास, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्यूमस उत्पन्न होता है और तिलहन दलहन पौधा की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है, जो मृदा संरक्षण में सहायक होता है। 5. जलानंतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? उत्तर, अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, जिसमें मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निन्नीकरण हुआ है। इससे भूमि के पोषक तत्व तो कम होते ही है, साथ ही साथ मिट्टी की परतों में भी क्षय होने लगता है और मिट्टी के अवयव घुलते जाते हैं। कुछ जल में बह जाते हैं तो कुछ सूखने पर हवा द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। इस तरह अपरदन की क्रिया शुरू होती है और निरंतर चलती रहती है। 6. मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किया जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रहती है, इसीलिए वनरोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई, कॉन्टूर प्लाउइंग से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। 7. बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैसा परियोजना जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना के कई उद्देश्य हैं: बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के जलपूर्ति, परिवहन, कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास। 8. अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? उत्तर, संपूर्ण भारत में लगभग 20 प्रमुख नदी बेसिन है और इनमें से कई बेसिन एक से अधिक राज्यों में विस्तृत है। इसके कारण जल के उपयोग और वितरण के संबंध में जो विवाद होता है उसे जल विवाद कहते हैं। 9. जल संकट क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। या स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है, इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। 10. वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए।
उत्तर, मानव जाति द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्ग व सड़कों के विकास ने भी वन संपदा को क्षति पहुंचाई है। इसके साथ ही तेजी से जारी खनन कार्य एवं कृषिगत भूमि का विकास भी वनों के विनाश के कारक है। 11 वन्य जीवों के हास्य के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वन्य जीवों के हास्य के निम्न कारण है। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां आदि है। मनुष्य अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण कर रहा है। 2. प्रदूषण समस्या। बढ़ते हुए प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्लवर्षा और हरित गृह प्रभाव है, जिसके कारण धीरे धीरे वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। 3. आर्थिक लाभ। मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेंढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता आदि परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचते हैं। 12 कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? उत्तर, हिमालय यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नमक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। 13 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। उत्तर, गिर सिंह, गिद्ध, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर कछुआ, लाल पांडा, भारतीय कुरंग, सारंग श्वेत सारस और कृष्णा सार। 14 जैव विविधता क्या है? उत्तर, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं, या जीवों में विभिन्नता ही जैव विविधता है। 15 धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर, धात्विक खनिज के 2 पहचान निम्नलिखित है। I. धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। 2. इन्हें पिटकर तार बनाया जा सकता है। 16 खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में एक है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 30 खनिज आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। 17 झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। उत्तर, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं। 18 भारत खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। उत्तर, देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। I. उत्तरी पूर्वी पठार, 2. दक्षिणी पश्चिमी पठार, 3. उत्तर पश्चिम प्रदेश। I. उत्तरी पूर्वी पठार यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, थोरियम आदि का विशाल भंडार है। 2. दक्षिणी पश्चिमी पठार यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पेटी में देश के सभी 3 सोने की खानें मौजूद है। 19 पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखें। उत्तर, पारंपरिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस। 2 गैर पारंपरिक ऊर्जा, सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि। 20 पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? उत्तर, इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाए जाते हैं, जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, साबुन, स्नेहक, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाएं आदि। 21 सागर सम्राट क्या है? उत्तर, यह समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। 22 नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? उत्तर, नदियों पर बराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, पर्यटन आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ लिए जा सके तो ऐसी परियोजना को बहुधंधी, बहुमुखी या बहुउद्देशीय परियोजन कहते हैं। 23 मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है? उत्तर, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों में इस खनिज का उत्खनन हो रहे हैं। 24 भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। 1 उत्तरी पूर्वी प्रदेश, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि विशाल तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक दिग्बोई, मोरान, रुद्रसागर आदि है। 2 गुजरात क्षेत्र, यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके प्रमुख उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना आदि है। 3 मुंबई हाई क्षेत्र, यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। 4 पूर्वी तट प्रदेश, यह कृष्ण, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नरीमन और कोविलतल कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र है। 5 बाड़मेर बेसिन, इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 25 भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? उत्तर, ज्वार, बाजरा और रागी।